शोले देखी आपने? हाँ बिल्कुल। डायलॉग बोलिए कोई। जो शोले की साहब एक डायलॉग है जो हम अपने फौज में, अपनी पलटन में, अपने जवानों को मैं बार बार सुनाता हूँ, जो डर गया सो मर गया। आप आर्मी में रहे, मेजर जनरल रहे, आपको लोग सुनने जो आते हैं वो भी आपसे कांपते हैं, दुश्मन भी कांपते हैं, घर पे किसकी चलती है? मैडम की। नहीं, वो फौज में जोक है। हाँ। फौज में मजाक होता है कि अगर आप मेजर जनरल हैं तो आपकी वाइफ लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे होती है। मैंने बोला फायर, और धनाधन उन्होंने वहां पे फायर शुरू किया। तो फायर तो मेरे बाकी सब ने तो फायर कर दिया, ये सरदारों को समझ नहीं आया कि तोपों का फायर ऑर्डर दूसरा होता है। अच्छा। तो कहते हैं साहब जी सानू भूल गए। मैं तुमको कौन बोला, बड़ी फायर नहीं सुना, फायर करो। तो फिर थोड़ी देर बाद लड़के बोलते हैं साहब जी जवाब नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा। अच्छा। कि दुश्मन जवाब दे तो उसको उड़ाओ, अब मारने लगे उधर से कुछ नहीं। तो कहते सही तो सब भाग लिए साहब। अच्छा 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट फिर मारेंगे। और मारा उनको। तमाम जवान अपने अपने बंकर की छत पे आ जाए। तो सब बंकर की छत पे आए। मैं कहा आप भंगड़ा करो। भंगड़ा किया फिर? भंगड़ा किया। आधे घंटे भंगड़ा किया जवानों ने, एक गोली नहीं चली। मेरे जीवन का शायद सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था वो, जो मैं याद कर सकता हूँ, वो ये है जबकि दुश्मन के घुटने टिका के सफेद झंडा खड़ा करवा के भंगड़ा किया आपने कि माँ का दूध पिया तो फायर करके दिखा दे साले। नमस्कार, आप सभी की फरमाइश पर आज हमारे साथ है सर जीडी बख्शी सर। आप सभी ने बहुत हमें बोला कि सर से बात कीजिए, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको जानना है, तो हमारे साथ सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। बचपन से शुरू करें जी, कहाँ बीता आपका बचपन, कैसा था बचपन आपका? देखिए साहब, मेरी पैदाइश है जम्मू 1950 की, और मेरे फादर साहब वो महाराजा जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह के साथ दरबारी थे। उनके स्टेट फोर्सेस के चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, और युवराज करण सिंह साहब के पर्सनल ट्यूटर भी रहे। बड़ा नज़दीकी उनका रिश्ता था कश्मीर के राज खानदान से, और इसलिए वो पर्सनल विटनेस थे जो 47-48 में जो पाकिस्तान ने कबायली भेज के हमला किया, सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कश्मीर के लिए, जिस तरह उन्होंने ट्रकों के साथ भेजा इनको, कबायलियों को, लुटेरों को, कि वो लूटपाट करें, अगजनी करें, औरतों का मांस रेप करें, उनको फिर लूट का पैसा और औरतें उठा के ले जाएं अफगानिस्तान में, ये उनकी आंखों देखी वारदात। कोई 1953 में जब युद्ध खत्म हुआ तो उनकी पोस्टिंग हो गई उधमपुर में, जो कि उस वक्त 15 कोर का हेडक्वार्टर होता था, और वहाँ पे वो चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। तो मेरा बचपन गुजरा, जो जब मुझे होश संभाला, मुझे जम्मू तो इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ कोई 4-5 साल की उम्र के बाद मैं उधमपुर में, वहाँ तीसरी मंजिल पे पुरुषोत्तम बिल्डिंग होती थी, उसके टॉप फ्लोर पे हम लोग रहते थे, और वहाँ तीसरी मंजिल से जब हम बालकनी में खड़े होते थे तो हमको भदरवा की पहाड़ियाँ पूर्व की तरफ और वैष्णो देवी की ऊंची जो है चोटियाँ वो दिखती थी पश्चिम की तरफ। हर रोज़ सूर्य उदय होता देखता था मैं भदरवा की पहाड़ियों के पीछे से, और मुझे बचपन में लगता था अपने छोटेपन में कि साहब ये तो दुनिया का किनारा है। अच्छा। कि अगर मैं वहां तक जाऊं तो मैं ऐसे झुक के देख सकता हूं कहाँ वो सूर्य का गोला जो है वो हर रोज उदय होता है और फिर ये बचपन में अक्सर लगता है, ये बचपन में लगता है। तो एक बार साहब असलियत में मैं कोई 7-8 साल का था, तो मैंने अपना फादर के पास एक बड़ा अल्सेशन कुत्ता था, उसको पकड़ा साथ में, और चलो अल्सेशन चलते हैं। मुझे लगता था पहाड़ यही, जब भी पहाड़ आप देखते थे लगता है यही पास ही है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे अपन। तो साहब हमने चलना शुरू किया, चलता गया, पसीने आने शुरू हो गए, और पहाड़ तो कहीं वो उतनी दूर और होता जा रहा है, वो उतना क्षितिज उतनी दूर होता है जब आप उसकी तरफ जाएं। और फिर मैं जंगलों में वहाँ कहीं खो गया। हाँ, फॉर्चुनेटली जो मेरे फादर साहब का पियन था वो वहाँ जंगल के पार गांव था उसका, तो वो आया, बोले बाबा किधर जा रहे हो?
चलो घर चलो मेरे साथ, और वो मेरे को तो आप कितना किलोमीटर निकल गए थे? कोई 5-7 किलोमीटर तो निकल ही गया होऊंगा। तो साहब वो मैं क्षितिज से पहली बार हार कर वापस आया और सबक ये सीखा कि आप क्षितिज की तरफ जाओ तो वो उतना ही आगे चला जाता है, वो कभी मिलता नहीं। लेकिन देखिए दैवयोग की बात है कि ठीक 40 साल बाद मैं उसी क्षेत्र में वापस आया, उन्हीं भदरवा किश्तवाड़ की पहाड़ियों में, किश्तवाड़ में मेरा हेडक्वार्टर था, जहाँ मैं ब्रिगेड कमांडर के रूप लड़ा और मैंने जबरदस्त मुझे अभियान चलाना पड़ा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस का, और कोई तकरीबन 3 साल मैं वहाँ था काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर। तो ये साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा दैवयोग है मेरे जीवन का। तो वहाँ जीवन बीता। 1959 में मेरे फादर साहब का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से जबलपुर, अच्छा, एमपी में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि रियासत की फ़ौजें सब शामिल कर ली गई भारत की फ़ौजों में, और जो वहाँ आईएएस में थे स्टेट सर्विस में, वो आईएएस में पहुँच गए। जो स्टेट फॉरेन सर्विस में थे वो हमारी आईएफएस में, उनको इक्विवेलेंट नौकरी दी गई। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको रोक दूं। जी, मैं जब आपके बारे में पढ़ता हूँ तो आपका जन्म जो है वो जबलपुर में विकिपीडिया वगैरह में दिखता है, वो गलत है। मेरा बचपन वहाँ जबलपुर में गुजरा है, जन्म आपका जम्मू में हुआ है, उसके बाद आप उधमपुर गए। फैक्चुअल ये है, बहुत सारे लोग बेचारे सोचते हैं कि जबलपुर हाँ। मैं पढ़ा वहाँ पे, वो मेरी संस्कार थी। मैं बड़ी इज्जत के साथ जबलपुर शहर को और श्री नर्मदा जी को याद रखता हूँ, क्योंकि जो कुछ जीवन में मिला उन्हीं की देन से मिला, बहुत कुछ मिला। तो सर, बचपन में आप कोई गेम खेलते थे किस तरीके से? जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ अपने गेम, आपका कोई? टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा कोई खास, मेरे घूमने फिरने का, मेरे को घुमक्कड़ पर्यटक जैसा वो शौक था इधर से उधर जाने का। बाद में मैंने स्विमिंग में बहुत काफ़ी अच्छी महारत हासिल करी थी, और बास्केटबॉल भी मैं खेलता, लेकिन बचपन छोटेपन में मैं कौन है? ये इंडिया टीवी से कॉल आ रहा है, आप बात कर सकते हैं। 1 मिनट। हाँ, आप बात करें। हाँ जी सर, तो आप बचपन का बता रहे थे। मेरे फादर साहब के पास एक ऑस्टिन 8 कार थी, ऑस्टिन 40। अच्छा, और तो उधमपुर से हम जबलपुर ड्राइव करके गए। याद मैं बात कर रहा हूँ 1959 की। तो मेरे बड़े भाई साहब थे साथ, सृष्टि रमन बख्शी, वो क्रिकेटर थे, कैप्टन थे, बड़े हंसमुख, वेरी हैंडसम। हाँ, उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और मैं था, मेरा छोटा भाई था, और हमारा डॉग ऑब्सेशन टेरर, पापा और मामा। और वो हैचबैक गाड़ी थी तो उसका ऐसे होता था, तो हमारा कुत्ता मुंह निकाल के बाहर देखा करता था। हमने पूरा ड्राइव किया उधमपुर से लेके जबलपुर। कितने किलोमीटर है? ये 1000 के तो कहीं ऊपर होगा था, 1000-1500 किलोमीटर था। और बीच में बाढ़ आ रही थी पठानकोट में, तो ट्रक के पीछे गाड़ी को बांध के गए। चंबल नदी पे पुल नहीं था, तो उसमें फेरी जाती थी, तो हमारी कार फेरी पे चढ़ा दी गई, और हम लोग जंगलों के थ्रू। ये किसका फैसला था वैसे? फादर साहब ने कहा कि कार की नानी है तो कार को ले अच्छा, घूमते हुए देखेंगे। अच्छा। बच्चे भी सारा रास्ते में, वो बहुत कीन थे कि हम ऐतिहासिक जगह देखें। अच्छा, ठीक है साहब। तो बचपन की यादें मेरे को ये है कि मेरे फादर साहब ने मेरे को किताबें पढ़ने का एक बहुत शौक, क्या लत लगा। वो तो मुझे पता है, जितनी आपने किताबें लिखी है तब मैं, देखिए अब 8-9 साल की उम्र में मैं एक दिन में एक किताब खत्म। अच्छा, चलिए मान लिया, मैं किताब पे आएंगे। अभी पता है मुझे आपके बारे में बहुत कुछ, पढ़ाई में तो आप अव्वल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। मैं लेकिन आपको कह रहा था कि हाँ। किस तरह अच्छा, सॉरी। वहाँ पे जो है उधमपुर से जबलपुर आए। हाँ। तो साहब मुझे याद है कि जब पहली बार हम जबलपुर के पास पहुँचे तो एक पहाड़ी थी, तो वहाँ से हमको पूरा कितना बड़ा शहर, अब उधमपुर तो छोटा था वो शहर, एकदम हम तो हैरान हो गए। मंदिरों के चुपोला ये वो भरा हुआ शहर। तो हम लोग खड़े होके देखने लगे कि ये हमारा नया, अब ये हमारे संस्कार था नहीं, हमारा नया घर। तो फादर भी, हम सब चुप थे। तो एकदम से मैंने अपने पापा को बोला, लेकिन पापा यहाँ तो पहाड़ नहीं है। मुझे बेटा अब तो मैदानों में आ गए, तुम्हें पहाड़ नहीं दिखेगा। मुझे बड़ा बुरा लगा कि कितनी पहाड़ों को देखने की आदत हो गई। वो 3rd फ्लोर जो था उधमपुर में,
वहाँ से मैं हमारे सामने रोड थी, कभी फौज की कॉन्वॉय जा रही, कभी फौज के पास सामने आपको सूरज लोग जा रहे हैं, कभी लद्दाख के लामा आ रहे हैं, ये वो, कभी बकरवाल बकरियां घोड़े। तो इसमें चेंज करने में मेंटली थोड़ा सा आपको दिक्कत तो होती होगी ना, क्योंकि आप नेचुरली। और दिक्कत क्या हुई साहब की जब मैं वहाँ अब आ गए, फिर वहाँ मैंने जबलपुर में सेंट अलॉयस स्कूल ज्वाइन किया जो कि 150 साल पुराना था। उसको फ्रेंच पादरियों ने और फिर डच प्रीस्ट ने उसको चलाया था। बड़े अच्छे टीचर थे उस वक्त, मिस्टर बैनर्जी और मिस्टर वर्मा, बड़े पहुँचे हुए और बड़ी किस्मत अच्छी थी कि वैसी जगह में एजुकेशन हुई। और फिर वहाँ जो था मेरे को बड़ा मिस होता था कि साहब पहाड़ नहीं है। बाहर तो हमारे घर के पीछे जहाँ हमको बंगला दिया सरकार ने, 23 नर्मदा रोड बंगला था, और उसके पीछे छोटे छोटे टीले थे कटक्का की पहाड़ियाँ बोलते हैं उनको, और वहाँ पे खदान छदान थी पत्थरों। आप उसी से काम चलाते। मेरे को वहाँ जाता था, मैं नीचे खड़े होकर देखता था, छोटे छोटे फूल दिखते थे, बड़ी पहाड़ों की याद आती थी। मुझे अभी तक याद है कि एक किताब मेरे को फादर ने दी थी जब हम उधमपुर में थे, उसका नाम था एज। अच्छा। और वो एक बालिका के बारे में है जो एल्प्स के पहाड़ों में पैदा हुई, बड़ी हुई, वहाँ चरगाहों में घूमती रहती थी, और फिर उसको फ्रैंकफर्ट भेज दिया गया। एक बीमार लड़की थी, बड़े अजीब लड़की, उसकी देख रेख करने के लिए उसको बेचारी दूर फ्रैंकफर्ट आ गई, तो सिवाय मकानों के उसे कुछ ना देखा। तो उसको तो सपने आते थे अपने पहाड़ों के, और फिर वो बेचारी बीमार पड़ गई जब तक कि उसको वापस पहाड़ों पे नहीं ले गए। और उसके साथ वो जो लड़की थी, उसकी फ्रेंड जिसको देख रेख के लिए उसको भेजा गया था, वो भी आई, वो इनवैलिड थी, और पहाड़ों की आबो हवा से वो बिल्कुल चलना फिरना शुरू हो गई। बड़ी मशहूर कहानी है, हेडी हेडी नाम है इसका। तो ये मेरी बड़ी फेवरेट बुक थी क्योंकि आई लॉन्ग फॉर द आप भी ये सोचते कि वापस जाऊंगा मैं वापस जाऊँगा पहाड़ियों में, और ज़िंदगी तो साहब अच्छे से मैं पहाड़ों में। तो आपने खैर क्या लड़ाइयाँ लड़ाई हैं, उसको बाद में आएंगे। बचपन में कभी मार पड़ी है किसी बात को लेके फादर साहब से या मदर से? कुछ शरारत हुई हो ऐसी, याद आता है? शरारतें तो बहुत करी, बताइए सर कुछ। शरारतें तो बहुत करी। मैं क्या था, मैं बीच वाला था, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी मेरे बड़े भाई साहब के साथ, क्योंकि वो बड़े थे, दोनों थोड़े बच जाते थे, ठीक है। तो फादर स्ट्रिक्ट तो थे बहुत, अरे वो तो आप लोग डरते बहुत थे, और उनकी डांट ही काफ़ी होती थी। कान कभी कभी पकड़ लेते थे, और जब बहुत गुस्सा आ जाता तो एक चपट भी वो लगा देते थे, लेकिन फिर भी हमको उनके डर था। लेकिन साहब मेरी अपने फादर के साथ एक अब क्या बोलूँ, बड़ी स्ट्रेन किस्म की रिलेशनशिप थी, बहुत दोस्ती थी जैसे हम दोनों की, क्योंकि मैं किताबों का शौकीन था, वो पढ़ने के शौकीन थे। इतनी किताबें पढ़ी थी, सबसे बढ़िया किताबें लाते थे। वो बड़े खुश होते थे जब उन्होंने देखा कि मेरा ध्यान जो है वो फिलॉसफी की तरफ है, वेदों की तरफ है, ये बचपन से ना। तो वो मुझे क्या था कि शाम को वॉक ले जाते थे तो मेरे को साथ ले जाते थे, और चलते चलते मेरे से बातें करते थे, कभी ओकेशनों के बारे में, कभी ये। मुझे याद है कि हम वो नर्मदा रोड, बहुत अच्छी वो शानदार खाली रोड है, दोनों तरफ अफसरों के बंगले हैं। तो हम एक दिन वॉक कर रहे थे, तो हमने एक बंगले में देखा कि एक कोई लेक्चर चल रहा है। तो फादर को ऐसा ही कौतूहल हुआ, तो वो अंदर पहुंच गए, बोले माफ़ कीजिए, मैंने देखा ये लेक्चर चल रहा है, आई एम इंक्लूडिंग, लेकिन किस चीज़ पे लेक्चर है? उन्हें बोला छांदोग्य उपनिषद पे। ये मैडम गंगा जी, प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन जबलपुर यूनिवर्सिटी, वो छांदोग्य उपनिषद के लेक्चर दे रही। तो बोले क्या मैं और मेरा लड़का ज्वाइन कर सकते हैं? बोला अवश्य आइए। बड़ी खुशी की बात होगी। तो इस तरह हमने जाना शुरू किया, और बचपन से ही मेरे को वेदों के ऊपर व्याख्यान, उपनिषदों पे व्याख्यान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और ये मैडम दुखा की थी, ये रजनीश, अपने आचार्य रजनीश का नाम सुना होगा, वो प्रोफेसर होते थे दोनों इकट्ठे वहाँ पे जबलपुर यूनिवर्सिटी। फिर रजनीश ने सब कुछ त्याग दिया, वो भगवान बन गए और पूरी दुनिया गए। तो बड़े मशहूर लोग हैं जबलपुर के, और आचार्य रजनीश का नाम आता है, महर्षि महेश योगी का नाम आता है, और फिर मैं आपको और नाम बताऊं, अब क्या नाम है इनका, डॉक्टर, वो भी बड़े मशहूर है, कोई नहीं हम उस पर आएंगे। लेकिन मुझे सर ये जानना है, कोई किस्सा आप बचपन का बताइए जो आपने शरारत की हो, कुछ ऐसा किस्सा
जब आप शरारत ये की है साहब कि मेरे को फादर साहब चाहते थे कि लड़का टफ होने चाहिए, बॉय शुड बी टफ, नैट में वो नैपी पैपी नहीं होने चाहिए। तो बड़ा लड़का तो वो तो क्रिकेट शिकेट खेलता था, बहुत काफ़ी बहुत पॉपुलर थे मेरे जगह साहब। तो जो मैं था तो मैंने उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल भी बस किताबी कीड़ा बताया जा रहा है, तो वो ले गए हमको एक अखाड़े में वहाँ, उन्हें इसको निकला, इसको कुश्ती सिखा, ये बुली शुली होके नहीं आना चाहिए कहीं से। तो वो बड़े खुश हुए उनको अवसर और हमको कुश्ती सिखाई। फिर वहाँ पता चला कि रूप सिंह ठाकुर जो है एक वो नर्मदा किनारे रहते हैं और वो बड़ी अच्छी कुश्ती का है। तो उन्होंने बोला बाबा उससे जाके सीखो, जरा तैरो, बॉडी बनेगी अब। नर्मदा जी में मैं जाके तैरा करता। अच्छा, नर्मदा जी एक वहाँ पे एक झील है जलेरी उसको बोलते हैं, और बड़ा कोई 1.5 किलोमीटर लंबी है। तो इस छोर से उस छोर तक मैं 8 राउंड मारा था। फिर शैतानी, फिर धीरे धीरे दिल खुल गया, बिल्कुल तैरने से बहुत दिल खुल गया। और फिर वो रूप सिंह ठाकुर हम लोग तैरते थे, फिर जहाँ वहाँ रेत थी ना, वो रेत में मेरे को कुश्ती सिखाया था। 2-3 लड़के और होते थे, मेरे को वो अच्छी तरह से कुश्ती सिखाता था। रूप सिंह ठाकुर नहीं रहा बेचारा। तो फिर एक दिन वो मेरे को बोले कि अरे बाबा, वो बाबा बाबा करके पूछते थे, किसी साहब के लड़के थे। तो बाबा ये ऐसे तैरने का मजा नहीं आता, अभी पहाड़ आएगी ना तो धार में तैरने, और मैं मत बोलना नहीं तो तुमको आने नहीं देंगे। ठीक है। तो मैं साइकिल लेके 8-10 किलोमीटर था मेरे घर, साइकिल जाता था, साइकिल से आता था, वही एक्सरसाइज काफ़ी हो जाती थी। उससे हाइट साइड भी बड़ी हमारी और मसल शसल अच्छी हो गई है। तो वो धार में मैं कहा तैरो, तो मैं रूप सिंह ठाकुर का घर नदी के पास था। मैं रूप सिंह भाई मैं आ गया, चलो धार में पार करना है। मैं कहा चलो बाबा आप चलो, मैं आ रहा हूँ। तो थोड़ा घर में कोई आया हुआ, उससे निपटा के बस मैं आ रहा हूँ। तो बोले कि मैं जब वहाँ जाके देखा पहाड़ में नर्मदा तूफान में नॉर्मल पानी हरे रंग का होता है नर्मदा का, और जब पहाड़ में मट्टी के रंग का हो जाता, कभी पेड़ बह रहा है, कभी कोई कबार बह के आ रहा है, नहीं कोई घर की छत है जा रही है। हाँ, वो उसको देख के ही डर लगता है। हाँ, यू नो। तो लेकिन अब डर नहीं दिखाने के लिए फिर ये भी बचपन में बड़ा होता है कि डर गया। तो उसने कहा था कि तुम कूद जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा बस वो आता ही होगा। तो मैं कूद गया साहब, कूद गए आप कूद गए नदी के अंदर, और बाढ़ में तो जब वो करंट ने खींचना शुरू किया तो मैं छटपटा के मैंने तैरना शुरू किया बड़ी बुरी तरह से। बीच धार में एक छोटा सा टापू था, वहाँ जाके मैं बैठ गया। अब तक वो आए नहीं थे साहब? और तब तक वो आया नहीं, वो उसको बड़ी देर हो गई। मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं वापस कैसे जाऊँगा। ठीक है, तो मैं बैठे देख रहा था। वो जब पानी के ऊपर हो तो कुछ और लगता है, जब पानी के बराबर आ जाओ सतह पे तो दोनों तरफ बाढ़ का पानी बह रहा, शतीर बह रहे वहाँ पे पेड़ों के बड़े, आप बीच में बैठे और आप बीच में बैठे। कितनी एज थी आपकी? मेरी एज कितनी होगी साहब उस वक्त? मैं 12-13 का हूँ। 12-13 का था मैं उस वक्त। तो मैं उस वक्त बड़ा काफ़ी घबरा गया और मैं बैठ गया वहाँ पे, और मेरी हिम्मत जुटाने की कोशिश करी कि वापस जाऊँ, लेकिन थक गया था किसी। तो कुछ देर में फिर एकदम से तभी मैंने देखा रूप सिंह ठाकुर आ गए। रूप सिंह, और रूप सिंह तो वो बड़े आराम से हाथ मारता हुआ आया। कहता यार ये भाई तो जान निकल गई जाने में। कहता अरे बाबा यही तो है धार का आनंद, तुम धार से लड़ते क्यों हो? धार के साथ बैठो ना, एक हाथ यहाँ मारो, दूसरा हाथ वहाँ मारो, तीसरा हाथ मारो। तो वापस कैसे जाएंगे? कहते आप वहाँ जाके जाएंगे, फिर इधर से आएंगे, चल के आएंगे, और इधर धार पानी हमको वहाँ वापस। अब 12 साल की उम्र में आपको कैसे चलना कैसे? तो ये बाढ़ में सबको फिर तैरने का तजुर्बा वहाँ से आया, और मेरा सबसे बड़ा लाइफ का शायद एडवेंचर की लाइफ चली है, लेकिन ये अपने आप में एक अजूबा था। बाढ़ में नर्मदा जी में तैरना, और देखो नर्मदा वहाँ बड़ी कृपा है। कितने साल आप समझ लीजिए कोई 12-13 साल की उम्र से शुरू कर दिया था तैरना। 7वीं 8वीं तक गए वहाँ पे जबलपुर? जबलपुर में अपनी स्कूल खत्म करने तक, मतलब हायर अपनी सीनियर कैम्ब्रिज की थी वो किया था। उसके बाद फिर मैं चला गया था एनडीए। वो 65 के आसपास आप गए? 22 के आसपास। उसकी भी अजब कहानी है। हाँ, उसी पे आई है। देखिए क्या था, अच्छा मैं वहाँ से शुरू करूँगा
कि पिताजी सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि भाई, पहले आप भाई के बारे में बताइए जिनकी डेथ हुई, जो शहीद हुए, उनके बारे में बताइए। फिर मुझे आप ये बताइए कि पिताजी ने शायद आपको मना कर दिया था कि नहीं जाना है आपको आर्मी में, फिर आप लड़के आर्मी में पहुंचे। वो भाई से शुरू करिए। भाई आपका क्रिकेटर था? बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बड़े हैंडसम, बड़े टॉल, बहुत बड़ी, मतलब मेरे से काफ़ी अलग है, और बड़े स्मार्टली टर्न आउट थे। मेरा क्या था कि पढ़ने का शौक था, तो कभी कपड़ों पे स्याही लगी रहती थी, कभी ये, कोई सुध नहीं थी कि क्या कपड़े डाले, बस सारा दिन लाइब्रेरी बैठा रहता था। टीचर बड़े खुश थे, खैर क्योंकि पढ़ाई में तेज था। और मिस्टर बैनर्जी होते थे हमारे फिजिक्स के मैथ टीचर, फिजिक्स का मुझे बहुत शौक था, मैं उनके पास बैठा करता था वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई साहब जो एल्डर थे, रमन बख्शी, वह फौज में चले थे, और जब वो फौज में गए तो उन्होंने पूछा अपने मेरे फादर साहब से कि कौन सी रेजिमेंट जानकर, तो तेरे को शक क्या है? हमारी पुश्तैनी रेजिमेंट है जम्मू कश्मीर राइफल, जो कि स्टेट फोर्सेस थे, और जो कि अब हिंदुस्तान में एक बाकायदा रेजिमेंट की तौर पे इस्टेब्लिश है। और देखिए देवयू, उसका रेजिमेंटल हेडक्वार्टर जम्मू से जबलपुर आ गया, ठीक है। तो लगा आप उसमें जाए, तो वो उसमें गए। 63 में वो भर्ती हुए, 65 में भारत इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 65 के युद्ध में वो शहीद। वो माइन से फटने से उनकी लाश के चिथड़े हो गए, और पर्सन वालों ने जहाँ तक उनके टुकड़े चुने, इकट्ठा किया, अंत्येष्टि संस्कार किया, और एक कलश में उनकी जो राख थी वो उसके डाल के घर दी। हैरत होती देखी साहब, एक 6 फुट का नौजवान, इतना टॉल हैंडसम क्रिकेटर, सब बड़े लोग, बहुत लोकप्रिय थे वो क्रिकेट। क्या नाम था सर? रमन बख्शी। तो रमन बख्शी सर की उम्र उस समय क्या थी? 23 साल, मात्र 23 साल पे वो शहीद हो। वो घर में लाया गया उनका अस्थि कलश, और है कि नेक्स्ट ब्रदर था मेरे को, और मेरे पिताजी, हम लोग गए और वो उसको हमने डाला। मैंने उस जवान से पूछा, उसने घर में तो नहीं बताया कि ऐसे मारे गए। मैंने उससे पूछा हुआ क्या, कहता बाबा आप ही को बोलता हूँ, आप मत बताना है, माँ बाप फिर जिस होगा उनका कुछ नहीं बचा। बहुत दुर्गति हुई है आज, और आपके लिए अनिवार्य यदि आप अब लड़, ये बहुत जरूरी है। ये बात किसी सैनिक ने बोलिया तो जो लेके आया? मैंने किसी और को कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा, और मन ही मन मैंने ठान ली कि अब मुझे पता है मुझे क्या करे। तो कुछ दिनों के बाद मैंने फादर साहब से बोला कि मैं अभी एक धोना घर में ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो तो चौंक गए, और गाँव में बिल्कुल बौखला गई कि हमारे खानदान ने ठेका ले रखा है लड़के बेच, और खानदान मर गए कि इनके कुछ इनके बेटे नहीं हैं, कि हमारे घर में भी बेटे ज़्यादा के मरते रहेंगे वहाँ पे हुई वो। तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट ये है कि बगैर बताए मैं जाके एनडीए का ये एग्ज़ाम दे थे। घर पे नहीं बताया था? मैं घर पे नहीं बताया था पहला कुछ एग्ज़ाम, मैं जाके दे आया इधर पे दिल्ली। तो दिल्ली में तो बहुत सारे मेरे ताया शाया थे, तो उनके पास गया और आगे इम्तिहान चुपचाप से दे दिया। अब फिर मेरा आया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो कहाँ पे आया? मैसूर की। तो मैसूर का क्या मुल्क साहब है, तो बताया पड़ा, तो फिर और बवाल खड़ा हुआ, घर बड़ी लड़ाइयाँ हुई, ये वो। मैंने कहा नहीं जाएगा, तो समझा क्या है, आई फॉरवर्ड यू टू गो। मेरे को भी समझना है, क्योंकि मैं कभी उसके बात को टाला नहीं, बात की टाला नहीं था। तो मेरे गले में मुझे याद है उठना मुश्किल हो जाता था, खाने के टेबल पर बैठ के खाते थे, क्योंकि फादर बड़े स्ट्रिक्ट की सारी फैमिली इकट्ठी आई बैठी खाएगी टेबल पे, तो वहाँ सब बातचीत बंद, सब बंद, सन्नाटा, और काफ़ी मुश्किल समय गुजरा। क्योंकि मैंने कभी हुक्म मंजूरी नहीं की थी फादर साहब की होगी है वो। मैं हम अब्बी को बोला, उसको बोला, ट्राई तो कर। तो फिर एकदम से मेरे फादर को पता नहीं क्या लगा, वो बड़े कीन थे। वो कहते देखो मैंने तेरे बारे में मैंने बड़ी उम्मीद लगा रखी, मैं IAS के लिए ट्राई किया, मैं कभी वो नहीं था। तो फिर मैं स्टेट्स में आ गया, लेकिन मैंने IAS पे जाना, मैं चाहता था कि मेरा एक बेटा तो फौज में चला गया, एक IAS में ज़रूर जाएगा, और तू क्योंकि पढ़ तेज है तू जाएगा IAS में, ये मैंने तेरे बारे में सोच के रखा है। वो कहने लगे अच्छा ठीक है, ऐसा है दे दे, तू इम्तिहान दे दे।
एबल तो तू होगा नहीं, क्योंकि मैं भी फौज देखी हुई है मैंने। तेरे जैसे लड़के नहीं फौज में चाहिए, पढ़ने लिखने वाले, ये वो हाँ, उनको ऐसा लगता था। मेरे को लगता था कि बस ये पढ़ाकू है, फिजिकली इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल नहीं, फिजिकली तो उनको भी समझ आ गया था कि ये अच्छा भी शुरू है तो तगड़ा, वो तो कर लेगा इसके बाद। अच्छा, मेंटली थोड़ा सा उनको लगता था कि साइकोलॉजिकली आर्मी टाइप नहीं, लड़ाई और ये सब हमने, क्योंकि मैं ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था मेरे अंदर। मतलब कोई लड़का कभी कुछ करे तो मैं भड़क पड़ता था, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। कोई किस्सा बताया? वो तो स्कूल में तो चलते रहते हैं। हमारा स्कूल काफ़ी बॉक्सिंग बड़ी अच्छी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ ब्रेक होती थी, किसी छोटी चीज़ पे लड़ाई हो जाए तो पूरे स्कूल के लड़के घेरा बनाते, कवाट कवाट ठोको। रफ एंड टफ स्कूल था, अच्छा स्कूल, वेरी गुड स्कूल। तो एनीवे उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम हो गए नहीं, बिकॉज यू आर, तुम इंटेलेक्चुअल टाइप, और ये इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, ठीक है, तुमको तकलीफ नहीं हो। एंड ही टोल्ड मी यू विल बी अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। मेरी बात याद रख कि तुम इंटेलेक्चुअल हो, यू आर नॉट द सोल्जरली टाइप वगैरह, ये वो। कि मुझे कहते तुम ऐसा करो, हमारा IAS का ड्राई रन हो जाए। अच्छा, IAS में भी रिटर्न एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, तेरा ड्राई रन हो जाता है, क्या कर ले, होगा नहीं, ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो दी है नो यू विल नॉट, यू आर नॉट दी फौजी टाइप। तो मैंने बोला अच्छा साहब मैं ट्राई करता हूँ, तो रिटर्न एग्ज़ाम दिया। फिर मैं याद है जबलपुर से मैसूर, बड़ी सुंदर जगह है, वहाँ SSB देने गया, ये वो वगैरह। और जब SSB दे के आया, इम्तिहान का जब रिजल्ट आया, आप सेकंड पोजीशन देने आप आई वाज पूरे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नंबर 2 ऊपर थे। और हैरान रहेगी पूरे जबलपुर, मेरा स्कूल, दुनिया, अरे सेकंड इन दी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट मीन समथिंग। हाँ, क्योंकि उस वक्त भी 1,40,50,000 लड़के साल के बैठ, अब तो और भी ज़्यादा बैठते हो गए, तो बहुत ज़्यादा बैठते हैं। और उस वक्त नंबर 2 आना तो समझी फादर भी बड़े खुश हुए, सब तरह से मुबारकबाद, आपका बेटा NDA एंट्रेंस एग्जाम, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है, नंबर 2 आए, ये वो। तो वो भी बेचारे थोड़े हिल गए। और आप तो मैंने उनको बोला जी देखो पापा मैंने कर दिया ना। आपने कहा था नहीं होगा, मैं आप मुझे नहीं, रिजल्ट देख के आपको अंदाजा था कि आप नंबर 2 आएंगे? या मैं वो करना नहीं था। नंबर 2 का बिल्कुल नहीं था कि मैं हो जाऊंगा, ये मुझे यकीन था अपने ऊपर। लेकिन नंबर सेकंड इन द आर्मी, नेवी, थर्ड इन द एयरफोर्स, ये मेरे को तो साहब मैं जो है कि मैंने बोला फादर अब जाने दो कि का। अब तक मैंने पढ़ना बहुत शुरू कर दिया था NDA के बारे में, ये कॉम्बैट कमांडो कॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दी थी, इतनी होती थी, खूब पढ़ते थे हम लोग, ये हमला वो हमला, World War I, World War II। तो उससे काफ़ी मतलब वो मन में अब ख्यालात आने शुरू हो। तो साहब अब वो बड़े परेशान हुए कि साहब असमंजस हो गई, अब उसको भी थोड़ा, जब इसने स्टार्ट आगाज़ इतना अच्छा किया तो शायद आगे जाके क्या पता जनरल बने, क्या बने, क्या किस्मत में है ये तो खुद ही जा रहा है। तो वो भी थोड़े हिल गए बेचारे। लेकिन फिर मेरे जो चाचे थे, ताए थे, अंकल थे, उन्होंने बोला अबे तेरे को क्या कॉलेज का तेरे को इसकी कॉलेज की फीस भरने में तेरे को तकलीफ हो रही क्या, कि जो तू इसको जाने दे रहा है। तो वो भी फिर विचलित हुए थोड़े। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि देखो ऐसा है कि यहाँ पे एक जोशी हैं रोज, अच्छा मैंने पत्री तुम्हारी उनको हुई दी है, तुम उनसे बात करो। मैं कहा पापा मेरे को जोशी हो इसमें किसी नहीं, कोई बिलीफ नहीं है, आप प्लीज़ क्यों टाइम वेस्ट हो गए, आप देखो वो आपने कहा था स्टे बाय योर प्रॉमिस। तो बोला नहीं तुम उनसे मिलो कि वो रामकृष्ण परमहंस का बहुत शाही अनुयायी रामकृष्ण परमहंस, मेरे को जितना उनपे भगवान रामकृष्ण पे और विवेकानंद पे सामने से विश्वास है बहुत ज़्यादा। रामकृष्ण पे वो बेचारे बड़े शांत जैन थे और जैसे वो ध्यान बहुत करते थे। उनका घर जो था सकरी गली में जबलपुर के भीड़ भड़ान के इलाके में था, लेकिन जब आप अंदर घुसते थे तो एक पहला कमरा और एक दूसरे कमरे में, तो वहाँ इतनी शांति थी
भीड़ भाड़ के अंदर अंदर वो बहुत ध्यान करते थे। तो ज्योति से ज़्यादा वो ज्योति तो अपनी शौक के लिए करते थे, वो ध्यान करते थे। वो बहुत रामाकृष्ण अनुयायी थे, तस्वीर रहती थी रामाकृष्ण की। तो वो देख से मेरी पत्नी, तो तू फौज में जाना चाहता? हाँ। कहता हाँ, आजकल के लड़के तो या तो एक्टर बनना चाहते हैं या फौज में जाना। तो बोले तुम फौज में क्यों जाना चाहते? मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी का कोई गलत, हाँ टाइम में कुछ गलत है, अच्छा अतिरिक्त नहीं मिला। मैंने क्यों, ऐसी क्या बात, तुम फौज में क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा साहब देखिए, मैं भगवान रामकृष्ण का बहुत बड़ा ये वो और बहुत मेरे को विवेकानंद उनका बड़ा फॉलोअर हूँ, तो ये बात मैंने कम लोगों को बताई है। मैंने कहा साहब कि मैं जाना चाहता हूँ कि देखिए मैं पहाड़ों में जाऊँ, अगर मैं आज से कुछ 100 साल पहले होता, 200 300 400 साल पहले पैदा होता, तो मैं साधु ऋषि बन जाता, मैं रामकृष्ण मठ में चला जाता वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल जाऊँगा तो लोग बोलेंगे कि ये कुछ कर नहीं सका, आ गया जीवन से, तो वो है बात। मैं भाग लिया, तो मैं कहा मैं फौज में जाऊँगा, और फौज मुझे पक्का यकीन है हिमालय पर्वत में जाऊँगा, मुझे ध्यान शांत करने का मौका मिलेगा। वो मेरी तरफ हैरान होके देखने लगे और मुझे कहते हैं कि मैंने कभी फौज के करियर के बारे में इस रूप में नहीं सोचा कि वो तुमको हिमालय जाने का फ्री फोकट में सरकार भेजेगी और खिलाएगी पिलाएगी, सब कुछ वहाँ रखेगी हिमालय में, हिमालय दर्शन वो फौज कराएगी। मैंने पहली बार सुन रहा हूँ यार, प्लान करके जा रहा है। फिर तुम्हारी पत्री ठीक लगती, मैंने कहा यार कहते हैं इसमें ना बहुत आध्यात्मिक कोई योग है, इसीलिए मैं बड़ा हैरान हुआ कि फौज में जाना चाहता। मैंने कहा टाइप गलत होगा, लेकिन ये बहुत आध्यात्मिक योग कहते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू स्टे इन टच। तो उनके कहने पर मैं फौज में गया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली तेरे को हवा से बड़ा करना है, तो मैं एयरफोर्स के लिए ऑप्ट किया था। तो कहना कि एयरफोर्स में मत जाओ, एयरफोर्स में मत जाओ, तुमको हवा एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो लड़ना है तो ज़मीन पे लड़ो, कबूतर में लड़ो, बट हवा में मत जाना। तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो आप एयरफोर्स में जाने वाले? मैं एयरफोर्स कैडेट सेलेक्ट हुआ, हाँ ओके, और मैं 6वीं टर्म तक एयरफोर्स में था, ठीक है, एयरफोर्स कैडेट था। फिर क्या हुआ साहब, देखिए देवयोग किसी ने बचाना होता है, बचाने वाले के हाथ बहुत बड़े होते हैं। तो मेरे जब आई टेस्ट हुआ तो मैं बोले यार अभी तो ठीक है आइस तेरी, 3 दिन बाद में प्रॉब्लम आ सकती है और फिर तेरे को फ्लाइंग नहीं मिलेगी। मैं यार फ्लाइंग नहीं मिलेगी तो मैं छक मारने जा रहा हूँ एयरफोर्स में। तो मैंने साहब एकदम जाके अप्लाई किया कि साहब मैं एयरफोर्स नहीं जाता, और फॉर्चुनेटली एक और लड़का आर्मी का था जो एयरफोर्स में जाना था, और उसकी पहचान वगैरह थी, तो वो अब फौज ने दोनों का ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लिया 6वीं टर्म में। लोगों ने बोला जीडी तू पागल है, तू बेवकूफ़, तेरे को एयरफोर्स की नौकरी मिल गई है और तू एयरफोर्स छोड़ के आर्मी में रगड़े खाने आ रहा है, आर्मी में तो रगड़ा ही रगड़ा और कुछ नहीं है। अरे नहीं यार मैंने आर्मी में आना है कि मैं लड़ना चाहता। अच्छा आए इसीलिए अपने भाई का एयरफोर्स में मैं अकाउंट ऑफिसर बन के तो रहना नहीं चाहता। और तो देखिए देवयोग से मेरा लास्ट टर्म में चेंज हुआ, वहाँ से मैं IMA गया देहरादून, और 1971 में हम इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून पहुँच गए थे। और वहाँ पे साहब अक्टूबर के महीने में लड़ाई के बादल तो पूरी तरह छा चुके, तो बांग्लादेश के युद्ध की बात कर रहा हूँ। हाँ, और रेफ्यूजी कोई 10 करोड़ भारत में आ चुके थे, और उस वक़्त एक जॉय बांग्ला बीमारी फैली थी, इसको बोलते हैं आँखों से वो पानी गिरता है, क्या बोलते हैं उसको, एक बीमारी का नाम है, आँख सूज जाती है। हाँ, वो बीमारी फैल गई थी, और कहते हैं कि ये महामारी आती है किसी बड़े युद्ध के, जब बहुत लोगों ने मरना होता है तब। तो आसार ही युद्ध के थे, और हम लोगों को अक्टूबर के महीने में परेड ग्राउंड बुलाया गया, और एडजुटेंट साहब सफ़ेद घोड़े पे आए टिक टिक करते, बोले बॉयज वी आर वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं आप लोग, बहुत खुश हैं। अच्छा, और हम आपको 1 महीना पहले पास आउट कर दें, क्योंकि वहाँ भेजना था। अब आपको 1 महीना पहले पास आउट कर रहे हैं बिकॉज यू डन सो वेल। हम बड़ी चेयरिंग करी, क्लैपिंग हुई, वाह वाह क्या बात है, हमारा कोर्स तगड़ा कोर्स।
तो वो बेचारे एडजुटेंट साहब, असिस्टेंट एडजुटेंट साहब की तरफ मुड़े और बोले, पोर चैप्स, बेचारे ये नहीं जानते इनका क्या हो, अशर होने वाला है। बोले क्यों सर, क्या बात है ऐसी? भाई 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 सुन दे। रवल बोले देखो यार, जब तक ये कमीशन होंगे लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि इनकी कमीशन 1 महीना पहले कर 14 दिसंबर को होनी थी, 14 नवंबर को कर, ठीक है। और ये सीधा पलटन जब तक पहुंचेंगे लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। ना ये जवानों को जानते हो, ना जवान इनका नाम जानते, उस सीधा लड़ाई में भेज दी, और सीधा लड़ाई में ये डिप्लॉय सौंप दिया जाएगा। और सब क्योंकि यंग ब्लड है, दौड़ते सबसे आगे जाएंगे और सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे। धीरे साहब तो उनकी सत्य वचन, बहुत नुकसान हुआ मेरे बैच का, हमारा बैच ऑफ 71। लेकिन मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ साहब कि हमारा ही एकमात्र बैच है NTA में जिसमें एक परमवीर चक्र मरणोपरांत सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और एक अशोक चक्र मरणोपरांत, और वो अशोक चक्र नहीं, अशोक चक्र कीर्ति चक्र, अशोक कर्नल NJC नायर, AC KC, अशोक चक्र कीर्ति चक्र मीन्स परमवीर चक्र, महावीर चक्र के। तो आप तो हम लोग जो थे बेटा, हम लोग को फटाफट ट्रेनिंग हमारी तेज की गई, ख़त्म की गई। 10 दिन की छुट्टी दी माँ बाप को मिलने के लिए, ट्रिपिंग सेरेमनी के लिए मेरे फादर मदर आए, तो चेहरे खिंचे हुए थे, अखबार वो भी पढ़ रहे थे। एक बेटा 65 में चला गया और अभी 71 में दूसरा जा रहा है, तो बहुत भारी जंग, उससे भी भारी जंग अब होने वाली। कुछ नहीं कहा, मुझे भी बड़ा लानी हुई मन में कि अपने माँ बाप को इतनी तकलीफ दी है, लेकिन कोई कुछ बोले नहीं, चुप रहे बिल्कुल। मदर भी बेचारी सहम गई बिल्कुल। तो वहाँ से फिर हम लोग 10 दिन छुट्टी बिताई, ट्रेन में बैठे, सीधा सिलीगुड़ी में उतरे। तो साहब खचाखच भरा था प्लेटफॉर्म फौजियों से, स्टील हेलमेट ये वो। हम लोग उतरे, 30 थे हम लोग इकट्ठे। तो कोर्समेट जब जाते हैं तो बड़ा शुगल मेला होता है, इससे ज़्यादा तो क्लोजनेस कहीं नहीं दिखेगी आपको आर्मी के कोर्समेट या बैचमेट से ज़्यादा। तो हंसते खेलते हम लोग आ रहे थे, गाने गाते उतरे, तो हमने देखा जवान भरे जवान आए, जल्दी करो साहब, साहब जी जल्दी करो जल्दी करो। तो हम एक दूसरे से गले मिल रहे थे कि फिर पता नहीं जिंदा मिले या ना मिले। तो वो जल्दी करो साहब जी, पलटन अंदर है, जल्दी करो, ये लो साहब, पढ़ो थोड़ी स्टील हेलमेट, ये डालो, और साहब ये लो स्टेन कार्बाइन आपकी, इसका वो बेनेट निकाल लेना साहब, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो बोले यार ये ट्रंक शक, ओ साहब जी ट्रंक द फिकर छो, वो पहुंच जाएगा, वो रियर में पहुंच जाएगा, आप अपना पैक डालो है, जो आपका कम्बल ले लो, एक ग्राउंड शीट ले लो, और बस यही है फौजी का, बाकी सब पलटन देगी, आप फिक्र ना करो, अब पलटन आ रहे हो। और साहब हम लोग अपनी पहली रात, हमारे से कई सारे साथी एक्शन में थे, बहुत सारे मारे गए, कईयों की टांग उड़ी, किसी का हाथ उड़ा। लेकिन साहब मुझे बड़ा फख्र है, हमें बड़ा फख्र है कि हम कटिंग एज पे थे जब भारत की सशस्त्र सेनाओं ने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। ठीक है साहब, 2 टुकड़े कर डाले। 550 किलोमीटर हमारी फौजें ढाका की तरफ कूच कर गईं, और 550 किलोमीटर का फैसला इन्होंने मात्र 13 दिन में कर दिया। ठीक है, और 13 दिन में हम लोग ढाका में थे, और ढाका में पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया। लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर, अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सिताराए पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि, वो छोटे बच्चे की तरह फबक कर रोते हमने देखा। ठीक है साहब, ये जो है, ये बड़ी भारी अपने फौजी जीवन की शुरुआत थी। मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बैच में एक एयरफोर्स का चीफ बना है, चार्ली ब्राउन, वो एयर चीफ बना। अच्छा, बहुत सारे आर्मी कमांडर बने हमारे, 2 आर्मी कमांडर है मेरे बैच के, और एयरफोर्स में भी आर्मी कमांडर इक्विवेलेंट 3-4 है, एक एडमिरल बना। ठीक है, और बहुत अच्छा किया हम लोगों ने। मैं खुद मेजर जनरल की रैंक। तो जब आपने ये, हाँ उसी पे आएंगे, जब आपने पाकिस्तान को खदेड़ दिया और 2 टुकड़े हो गए, उस दिन थोड़ा सा सुकून मिला था, भाई की याद आई थी? उस दिन सुकून, उस दिन तो साहब हम साथ में आसमान पे थे, हम थोड़ा साथ में आसमान पे थे। यस, और देखिए ये तो मेरे लिए ट्रेलर था,
उस वक्त मैं सिर्फ सलमान सेकंड इराकी। लेफ्टिनेंट हाँ। था। बांग्लादेश की लड़ाई तो ट्रेलर थी। हाँ। उसके बाद मैं जब मेजर बना तो मैं लड़ा ये कब पंजाब बने आप में। मेजर? मेजर में बन गया था, आप समझ लीजिए 1980 तक मैं मेजर था, ठीक है। और मेजर बना तो मैं पाकिस्तानी में पंजाब में जाके लड़ा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। हाँ। एक खालसा कंपनी दी मेरे को कमांड के लिए सरदार। 84 में आप जानते हैं क्या हुआ था, हाँ। ब्लू स्टार हुआ हाँ, था। हाँ। और 85 में मैं पंजाब में था और 2.5 साल मैं उनके साथ लड़ा, उन्हीं के लोगों के बरखिलाफ। लेकिन मेरे को बड़ी फख्र के साथ मैं बोल सकता हूँ 6 फुट के सरदार मांझा बेल्ट के, मांझा क्रिमिनल बेल्ट मानी जाती है स्मगलरों की, और ये वो वहाँ पंजाब में। और पहले तो मेरे को ये फिक्र था कि ये लड़के इतने उत्तेजित हुए पड़े हैं कि यही ना मेरे को स्टैंड लेके खत्म कर दें। लेकिन साहब जितना मेरे को विश्वास, जितना मेरे को सहयोग और अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस उन सरदारों से मिली, मेरे को शायद ही कई और ट्रूप्स ने दी हो। बहुत ही बहादुर दलेर ट्रूप्स, और उनके दिल में दर्द बहुत था। बट मैंने उनको समझाया ये पाकिस्तान की चाल है, चाल में मत आओ। वो समझ गए और उन्होंने ऐसा मेरे शानदार साथ दिया लड़ाई में कि हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरी खालसा कंपनी वहाँ पे पंजाब के अंदर। वहाँ से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बना तो मेरे को मेरी पलटन कमांड करने के लिए भेज दिया गया कारगिल। और कारगिल का ये देखिए ये 1991 की बात है, जबकि पहली इंट्रूजन हुई थी जो कि बिल्कुल पेपरों से दबा दी गई थी। उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार बिल्कुल उसने आने नहीं दिया, लेकिन ऐसी जम के लड़ाई हुई थी कि मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी पलटन में 6 लड़के शहीद हुए, 21 घायल हुए। ये आप 99 वाली बात करते हैं? 91 की बात 91 वाली, अच्छा ठीक है। इसको बोलते थे ऑप इंट्रूजन दालुनांग। वहां पे बड़ा भारी पहला इंट्रूजन हुआ था और सबसे खतरनाक इंट्रूजन जो कि रोड के बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर, ठीक है, जो श्रीनगर ले हाईवे है। हाँ। तो बड़ी भीषण लड़ाई वहां हुई थी, तोपें चली थी, मोटर चले थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंटी टैंक गन धड़ाधड़ वहां चल रहे थे। और जैसे मैंने बताया शहादत देखिए 6, एक पलटन में 6 शहीद, 21 घायल। और मेरी पलटन को 1 वीर चक्र मरणोपरांत, 4 सेना मेडल, मुझे विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया और 25 और अवार्ड दिए गए। और उस साल की चीफ की साइटेशन, एक पलटन कई गिनी चुनी पलटनों को चीफ की साइटेशन मिलती है। मतलब आर्मी के दर्जे पे हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। दुश्मन की 29 बलूच और 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पलटनें हमारे बल खिलाफ थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई 40 से 50 उनके मारे गए थे पाकिस्तानी, और 150 से ज्यादा घायल हुए थे। उनके 2 गांव शकमा और थानों जल के राख हो गए थे। सारे सिविलियन वहां से भाग लिए थे, ठीक है। जो और उन्होंने सफेद झंडा खड़ा किया था पाकिस्तान में मेरे सेक्टर में, साहब जी बस हो गई, अब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त लड़ाई मैंने वहां देखी है। उसमें थोड़ा सा मुझे बड़ा इंटरेस्ट है और मैं जानना चाहता हूं कि जब इस तरीके का माहौल होता है और आप लीड कर रहे होते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं? क्योंकि आपके आसपास आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ से बम गिर रहा है, अरे साहब यहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ लोग मर हाँ। रहे, कोई पानी मांग रहा है, किसी की अंतड़ी बाहर आ रही, ये सब मैंने देखा हुआ। वही और वहाँ पे जो आपकी लीडरशिप का एक ही तरीका होता है, मेरे पीछे मूव, मैं सबसे आगे जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। अच्छा। आजकल की फौज में ये नहीं चलता चलो बढ़ो जवानों मैं यहाँ हूँ, वो यहाँ हूँ, सिर्फ कोई आगे नहीं जाता। अच्छा। तो थोड़ा आगे जाके वो भी बैठ जाते, ठीक है, जब तक आप खुद लीड नहीं करते। हाँ। और मैं मोर्चे दर मोर्चे गया हूँ, हर पोस्ट गया हूँ, और खासकर जिन पोस्ट पे ज्यादा मार पड़ रही थी, दुश्मन की मार के जद में थे, वहां जाके मैंने टर्न अराउंड कराया, ठीक है। और एक बीएसएफ का पोस्ट था मेरे पास, जहाँ पे वो खाकी वर्दी उन्होंने देख ली, समझ गए फौज नहीं है, तो वो ताबड़तोड़ उस पे ज्यादा पड़े बेचारों के ऊपर, ठीक है, और बहुत नुकसान किया उनका। तो फिर मैंने कहा कि मैं जाऊंगा उस, हाँ बेटा कौन आप? किसी वो पोस्ट था जहाँ बहुत नुकसान हो रहा था। अच्छा। मैं पोस्ट को विजिट करने गया जब मैंने नई कमांड ली थी,
और जब मैं कमांड लेने वहाँ गया तो रात को मैं पहुंचा, क्योंकि रात को चढ़ते थे हम लोग, ताकि दिन में फिर नज़र दिख जाती है तो फायर आता है। तो रात को हम पहुंचे तो सबसे ज़्यादा फायर वहाँ होता था। तो जो बेचारा बीएसएफ का था वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट, वो बेचारा कुछ दिनों में रिटायर होने वाला था और काफ़ी बूढ़ा था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो वो बोला साहब मेरी तबीयत नहीं है, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे जो मेरा सीनियर इंस्पेक्टर है वो आपको ले जाए, आपको दिखा जाएगा। मैं कहा ठीक है, ठीक है, मैं देखा ही वो दुकान पर, मैं कहा ठीक है आप रहने दो। तो वो गया मेरे साथ, थोड़ी देर आ जाकर बोल सर इसके आगे नहीं था। तो क्यों, पोस्ट तो वहाँ तक है। नहीं साहब बहुत फायर आता है। मैंने कहा यार देखिए, अब मैंने एक सुन लिया, मैं दूसरा नहीं सुनने वाला, ठीक है। मैं फायर से छुपने नहीं आया, मेरा काम है यहाँ लड़ाना, ठीक है। आप मुझे ले जाइए, आप मुझे रास्ता बताइए, आप मेरे पीछे हो जाइए, चलिए। अगर आप समझते हैं ज़्यादा फायर, आपको ज़्यादा मालूम है पोस्ट के बारे में, ठीक है आप मेरे पीछे, बट आई एम गोइंग, क्योंकि मुझे एक वो वहाँ पे मोर्चा दिख रहा है, यहाँ कुछ हरकत है। हाँ साहब वो आपकी एयर डिफेंस की, हमारी नहीं है साहब, हमारे सब लड़के रिवर्स स्लोप पे गए। क्यों रिवर्स स्लोप पे? बहुत फायर आता है साहब, मारे गए, बड़ा नुकसान हुआ, मैक्सिमम नुकसान हमारे पोस्ट का हुआ। मैं वहाँ गया तो छोटा सा हवलदार राजेश सिंह टेरी गढ़वाल का रहने वाला था बेचारा, छोटा 5 फुट। तो मैं वहाँ गया तो वो एयर डिफेंस की गन लगा के ZU-23 2 नाली वाली ट्विन बैरल गन वो लगा के बैठा हुआ, बाकी सारा पोस्ट खाली सिवाय उसके। तो कहता साहब मैं आप नए सीओ साहब हैं? हाँ, मैंने कमान लिए कि बोलो। तो मैं आपसे अलग बात करना चाहता हूँ। अच्छा, ये साहब को बोले थोड़ा हार्ड है। ठीक है साहब आप वहाँ जाओ। हाँ साहब, आप कमांडिंग ऑफिसर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी की यहाँ बहुत बेइज्जती है और आपको इसका बदला लेना पड़ेगा। मैं तो जवान आपको बोल, इंडियन आर्मी ही है जिसमें इस तरह की बात हो जाती है। मैंने कहा हुआ क्या बेटा? कहता है साहब इन लोगों को बोला था जो पहले सीओ साहब यहाँ थे कि बेटा तुम लोग अपना जो है क्या कहते हैं मट्टी के तेल के बैरल वो स्काईलाइन पे मत रखना। स्काईलाइन समझते हैं ना, जब पहाड़ के सबसे चोटी है ताकि दूर से दिखती है वो, वहाँ मत रखना। अब ये साहब थोड़े से ये लोग ढीलेपन में आ गए, यार वहाँ लेंगे पाइप से उतार लेंगे, कौन रिकॉर्ड आगे बैरल चेरी से ऊपर जाएगा, तो इन्होंने वहीं पे छोड़ दिए। तो साहब मेरी ये गन थी, मैं इनका अच्छा नुकसान करता था। फिर साहब ये हेलीकॉप्टर से मेरी गन से ज्यादा रेंज की गन L60 गन लेके आए साहब, मेरी रेंज के बाहर रखी वहां पे, और साहब ताबड़तोड़ फायर किया। ये जो है सारे बंकर पहले तो हमारे तोड़े, फिर साहब उन्होंने वो जो स्काईलाइन पे बैरल थे ना उन पे ठोका, और स्काईलाइन पे बैरल ठोके साहब तो वो सारे तेल के बैरल 100 के 100 बैरल जल गए। तो 300-400 फुट को लपटे गई साहब, और घबरा के उस वक्त सारे के सारे ये लोग रिवर्स स्लोप पे जाके आया। तब से उसके बाद उन्होंने एंटी टैंक गन लगाई साहब, सारे फोड़ दिए, हम बड़ी मुश्किल से जिंदा बचे। लेकिन मैंने कहा मैं मोर्चा नहीं छोड़ूंगा, मैं साहब तब से यहीं पे हूँ। लेकिन साहब सबसे बुरी बात ये हुई कि साहब उन्होंने जब वो जला दिए बैरल तो ये लोग इतने हौसला पस्त हो गया कि ये लोग इन्होंने फायर करना ही बंद कर दिया, या फायर करोगे तो और फायर आएगा। तो कहता है वो 29 बलूच पलटन है साहब, बहुत हरामजादी पलटन। इन्होंने तो पहले अच्छी तरह 1.5-2 घंटे मारा, सारे बंकर आपको टूटे हुए, RCC के बंकर तोड़ दिए साहब, पत्थरों के बंकर। और उसके बाद साहब जब वो खत्म हुआ तो वो लोग उन्होंने साहब क्या किया कि वो अपने अपने बंकरों की छत पे आए और उन्होंने भंगड़ा किया। अच्छा, माँ का दूध पिया तो फायर करके दिखा दिया, उन्होंने भंगड़ा किया। और साहब मैं फायर करना चाहता था तो ये उन्होंने रोक दिया कि तू मरवाएगा, तेरे को मरने का शौक है तो तू रहे आगे। मेरे को फायर नहीं करने दिया साहब, ऑर्डर दिया फायर नहीं करेगा क्योंकि तू हम सबको मरवा रहा है। तो कहता साहब बड़ी बेइज्जती हुई, मैं भी गढ़वाली हूँ, बड़ा पुश्तैनी सिपाही हूँ साहब, ये ऐसी बेइज्जती मैंने नहीं की, आपको बदला इसका लेना होगा। मैं राजा सिंह और कुछ एनीथिंग
यही क्या मैंने कहा तुम अब ये मेरी प्रॉब्लम तो ज्यादा इस पे टेंशन न ले, मैं लूंगा बदला, मैं देख लूंगा। मैं देखता हूँ क्या देख- कर सकते हैं। हाँ। मैं वापस गया साहब, मैंने उठाया फोन और अपने ब्रिगेड कमांडर साहब को बोला, मैंने कहा साहब आपकी और मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हमारी रैंक लगी हुई है। क्या जाट थे वो, बड़े तगड़े ब्रिगेडियर सतबीर सिंह, बड़ी जबरदस्त कमांडर था। किसी सीओ ने ऐसी बात नहीं करी, पढ़ियो में क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा सर मैं अभी उस पोस्ट से आया हूँ, बीएसएफ की पोस्ट से, तो पोस्ट खाली है। पोस्ट खाली है क्या मतलब? मैंने कहा सिवाय एक डिटैचमेंट था, वो लड़का रह गया तो रह गया, नहीं तो वो पोस्ट खाली देखते तो वो पकड़ लेते। उसकी हरकत देख के वो आए नहीं कि पोस्ट ऑक्यूपाइड है, वो पूरा पोस्ट खाली है साहब। ये सब रिवर्स लोग थे। ये तो साहब मेरे ये तो बड़ी बेइज्जती होने से बच गई यार, कि एकदम वो पोस्ट चला जाता तो वहां पर मैं किसको दिखा देता रहते, हमारी तो रैंक चली जाती। बड़ी हेल ये आर यू श्योर? श्योर क्या सर, वहीं से तो आ रहा हूँ। मुआयना करके आ रहा हूँ। कहता अच्छा। मैं कहा सर मेरे को ये कंपनी नहीं चाहिए, इनको हटवा दीजिए, मैं अपनी लगाऊं। जो लोग नहीं, पहले नहीं, से नहीं, थे। हाँ, वो जो बीएसएफ का। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो दूसरे फोर्स की है, उनकी हदबंदिशें हैं, उनको समझना चाहिए, वो फौज के बराबर के हथियार नहीं हमारे साथ। तो अगर हम ऐसे हटाएंगे तो इट विल बी वोट ऑफ, उनकी भी बेइज्जती होगी, नो कॉन्फिडेंस होगा। तू ऐसा कर, तू अपनी उनकी 2 प्लेटून वहां से कर दे, अपनी प्लेटून लगा ले। तो बोले इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो तू तैयार कर और तू बदला ले। मैं कहा सर मुझे आपसे बस यही चाहिए था कि मैं तो बदला लेके, अब मेरे को तो जवान से सुननी पड़ गई। वो खुद ही बोल रहा आपको तो मेरे एक हाँ। अफसर से मिली है, हाँ। वो तो मेरे को जवान वहां के बोल रहे हैं। हाँ। नहीं, छोड़ो मत सालों को, लेकिन प्रिपेयर एंड डू। बात सही थी कि ऐसे ही नहीं पंगा लिया हाँ, जाता है, सही। तैयारी करके मारो। हाँ। मैंने ठीक है सर। मैंने पहले तो अपना सूबेदार शेर सिंह, जो मेरा सूबेदार मेजर बनने वाला था, उसको बुलाया, शेर सिंह तेरे को प्रमोशन चाहिए? बोले जी साहब बिल्कुल, मैं इतनी मेहनत करी है पूरी जीवन। तो मैं तू चाह तू उस पोस्ट पे जा, ये हालत है उस पोस्ट की, उसका टर्न अराउंड कर, पूरा पोस्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा, बड़ी खासी मेहनत देगी, कितना टाइम चाहिए? तो साहब पूरा पोस्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ साहब 1 महीना। ठीक है डन, पोस्ट को लड़ाई के लिए तैयार कर, फिर मैं आऊंगा तो मैं लड़ाई देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है। मैंने उसको भेजा, तब से तगड़े लड़के चुन के भेजे, उन्होंने काम शुरू किया, पोस्ट को रिवैम्प कर दिया। और फिर मैंने वहां पे एंटी टैंक गन भेजी। ठीक है, फिर वहां पे खूब एमिनेशन चढ़वाया, ताकि राशन पानी, ताकि अगर लंबी लड़ाई हो जाए, राशन पानी कट हो जाए तो हम लोग लड़े जा सकते हैं। फिर मैंने एक तोप की मांग करी कि साहब मेरे को 75-24 मिलीमीटर होविट्जर होती है। अच्छा ठीक है साहब, 75-24 मिलीमीटर होविट्जर होती है, वो 11 किलोमीटर मार करती है। तो मैंने कहा साहब मेरे को ओपन साइट पे फायर करना, डायरेक्ट शूटिंग के लिए वो भिजवा दीजिए। कहता मैं तेरे को दिलवा देता हूँ, पहुंचा पाएगा? वो साली ये चढ़ाई है उधर। मैंने कहा नहीं सर ट्राई तो करें। तो वो खच्चरों की टीम आई, उसको 10 हिस्सों में तोड़ते हैं गन को, और खच्चर लेके जा रहे थे आर्मी के बड़े एमए म्यूल जिसको बोलते हैं, माउंटेन आर्टिलरी। 2 साल ऐसी चढ़ाई थी कि वो पलट गए बेचारे। अच्छा, वो पलाटे खा के नीचे गिर गए, क्योंकि वो लोड बड़ा होता है ना, हाँ, तो इम्बैलेंस हो जाता है खच्चर पहाड़ चढ़ते चढ़ते। वो नीचे गिर गया तो बड़ा हाहाकार मच गया, एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने कहा नहीं साहब, कहते यार मैं तेरे को बोला था गन नहीं पहुंचेगी। मैं कहा सर गन तो पहुंचानी है, कैसे? अब मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं अब तो फौज ने अपना ट्राई किया, अब मैं अपने हथकंडे ट्राई करूं। तो मैं गांव गया, वो 84 बाल्टियों का गांव था, बाल्टी लोग जो वहाँ के पहाड़ी लोग हैं। तो मैंने कहा मैं 2 केस रम दूंगा, एक केस रम में 12 बोतल होती है। मैं कहा मैं तुमको 2 केस रम दूंगा अपनी तरफ से। तो साहब वो मैं गांव में गया, मैंने बोला साहब ये गन जैसे तैसे पहुंचानी है, गन के टुकड़े वो बांस पे ले लो, 2-2 आदमी हो जाओ, और पूरा तुम्हारा गांव सब औरतें बच्चे शामिल, सब लगो इसके ऊपर, बारी बारी से इसको रिले कर, मेरे को वहां तक ऊपर तक चाहिए।
और जैसे ही पहुंचा दो तो 2 केस रम ले जाना तुम। 2 केस में कितनी बोतल होती थी? 24 बोतल। 24 बोतल। अच्छा। तो मैंने कहा मैं अपनी जेब के खर्चे से दूंगा, लेकिन तुम उसको ऊपर पहुंचा दो। बोले साहब ये रम के लिए तो कर रम के लिए काम करें, रम के लिए कर देंगे। हाँ। और साहब उन्होंने पहुंचा दिया। हाँ। पहुंचा दिया। हाँ। वहां जाके वो खालसे थे सरदार, जिनकी वो तोपों के कमांडर थे, उन्होंने बिल्कुल वहां चट्टान मट्टी तो है नहीं ना, तो वो सेट करनी थी गन खोद के। तो वो बोले साहब ये तो मट्टी नहीं मिल रही, तो चट्टान पे ही, मैंने कहा तुम चट्टान पे ही लगाओ यार, लेकिन लगा दो तैयार हो जाओ। तो साहब 1 महीना बीत गया, पूरा पोस्ट पहुंचाया, 2 एंटी टैंक गन पहुंच गई, 1 तोप पहुंच गई, एक एयर डिफेंस गन गोनाली की तो पहले ही थी, बहुत और हथियार असला भेजा। मैं बोला शेर सिंह रेडी? बोले यस साहब आ जाओ। तो अगले दिन मैं अपना सूबेदार मेजर तीरथ सिंह को लेकर, अपनी सिग्नल डिटैचमेंट लेकर मैं चढ़ गया, पहुंच गया उस पोस्ट पे। रात को पहुंचा और सुबह जो सबसे ऊंचा उसका था, वहां पे मोर्चा जो था जहां से सब मीलों दूर दिखता था, मैं उस मोर्चे पे मैंने जगह ले लिया और मैंने कहा सब तैयार है? वहां से यस सर। तो बीएसएफ ने भी अपने सबसे अच्छे लड़के भेजे थे। अच्छा। और सबसे अच्छे मशीन गन डिटैचमेंट, वो भी बड़े, अब वो देखा कि यहाँ तो लड़ाई का माहौल बन रहा, तो जोश आ जाता है। वो भी बड़े जोश में बेचारे आ गए और उनको भी बड़ा लग रहा था बुरा कि साहब हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारी खिल्ली उड़ गई वगैरह। तो मैंने बोला फायर, और धनाधन उन्होंने वहां पे फायर शुरू किया। तो फायर तो मेरे बाकी सब ने तो फायर कर दिया, ये सरदारों को समझ नहीं आया कि तोपों का फायर ऑर्डर दूसरा होता है। अच्छा। तो कहते साहब जी सानू भूल गए, मैं तुमको कहा बड़ी फायर नहीं सुना, फायर करो। और मारा धनाधन साहब। वहां पे जब ये तोप का फायर चला तो मैं खुद हिल गया, क्योंकि पहली बार मैंने तोपों का फायर इतनी नजदीकी से देखा था। अच्छा। ठीक है। और वो सरदारों ने गोले दागने शुरू किए, और साहब वो जो दुश्मन का जो सामने का पहाड़ था, जहां जैसे कि पत्थरों का झरना चालू होता है ना, पहाड़ नीचे आना शुरू हो गया। और वहां से पाकिस्तानी चिल्लाए, ओ ग्राई पागल हो गए हो क्या, बंद करो बंद करो। मारा दबा के यार, कोई 15-20 मिनट फायर चला, उधर से धुआं ही धुआं और कुछ नहीं। तो फिर तो हमको थोड़ा बंद करना पड़ा कि थोड़ा धुआं नीचे हो, गर्दा गुबार बंद हो। फिर मारा। तो थोड़ी देर बाद जो मेरा सिग्नल ऑपरेटर था वो मेरे को कहता है सर सर सर। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता सर वो देखो सर। मैंने कहा क्या? तो कहता सर देखो सफेद झंडा खड़ा कर दिया। सफेद झंडा मतलब बस हो गई साहब, यही बात याद है। अब छोड़ दो भाई, अब छोड़ दो भाई। तो मैंने देखा सफेद झंडा, तो मैंने कहा तेरे को सफेद झंडा दिख रहा है? नहीं। अब किसी फौजी जवान को उसका सीओ उसको साफ दिख रहा है। फिर उसने सीओ को दिखाया और सीओ पूछे कि तेरे को दिख रहा है? और वो भी असमंजस में पड़ गया कि क्या जवाब है। अगर तेरे को दिख रहा है, बोला नहीं सर। मारो। मारो सालों को। हम उनके सफेद झंडा खड़े करने पे रोक देंगे क्या? सही बात। इन्होंने साले जब हमारा पूरा पोस्ट बर्बाद कर दिया था, गिव इट टू देम, रॉजर देम। तो मार के साहब 1 घंटा मार पड़ी। वो सब फॉरवर्ड स्लोप इसको बोलते हैं, ये होता है रिवर्स। ठीक है। जब यहाँ ऐसी मार पड़ी, सारे बंकर तोड़ दिए, सब तहस नहस कर दिया। वो सब यहाँ से छोड़ के रिवर्स स्लोप पे जाके छुप गए चोर की तरफ। यार आज तो जान बचाने का एकमात्र तरीका है ये, फॉरवर्ड स्लोप ही खाली कर दिए। ये बड़ी चीज होती है, कोई लड़ाई वाले जिसने की वो आपको बताएगा। मारा। तो फिर थोड़ी देर बाद लड़के बोलते हैं साहब जी जवाब नहीं दे रहे, मजा नहीं आ रहा। अच्छा। कि दुश्मन जवाब दे तो उसको उड़ाओ, हम मारने लगे उधर से कुछ नहीं। तो कहते सही तो सब भाग लिए साहब। अच्छा 10 मिनट और 10 मिनट और फिर मारेंगे। और मारा उनको, कोई जवाब नहीं आया, सब फायर सन्नाटा। तो मैंने सूबेदार मेजर साहब को बोला साहब सीटी बजाओ, फायर बंद कराओ। तो सीटी बजाई, लंबी सीटी, ओके फायर बंद। मैं कहा साहब सब जवानों को आदेश दें कि वो अपने बंकरों की छत पे आ जाए। राइट सर। तमाम जवान अपने अपने बंकर की छत पे आ जाए। तो सब बंकर की छत पे आए। मैं कहा आप भंगड़ा करो। भंगड़ा किया? फिर भंगड़ा किया। आधे घंटे भंगड़ा किया जवानों ने, एक गोली नहीं चली। मेरे जीवन का शायद सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था वो, जो मैं याद कर सकता हूँ, वो ये है
जबकि दुश्मन के घुटने टिका के सफेद झंडा खड़ा करवा के भंगड़ा किया भंगड़ा उसके किया आपने। कि माँ का दूध पिया तो फायर करके दिखा दे साले, हाँ। चल कर दिखा अब जरा, तू बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे साला, इस पोस्ट को बर्बाद करके अब लो, है दूध माँ का पिया तो अभी फायर करो। नहीं किया साहब, आधे घंटे कोई फायर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूपेण शांति। तो मैंने बोल राजे सिंह इधर आओ, अच्छा, जिन्होंने बताया था आपको। बताया था। हाँ। मैं कहा राजे सिंह खुश, हाँ। मजा मजा आ गया था, आपने बदला लिया। उन्होंने भी भंगड़ा किया था। तो सबसे पहले तो उसने किया। अच्छा, उसने किया। छोटा था राजे, बेचारा बाद में मारा गया उस पोस्ट पे, एक गलती से रिकोशेट लग गया था, इधर से गया वो। लेकिन उस पोस्ट पे तो हिम्मत नहीं पड़ी, हिम्मत नहीं पड़ी। टर्न अराउंड अगर किया जाए तो ये है फौजी जीवन का सार। समझ गया। आप थोड़ा सा पारिवारिक जीवन पे आते हैं, बस 10 मिनट आपके और लूंगा। शादी कब हुई फिर आपकी? शादी मेरी 1978 में हुई, जब मैं कैप्टन था। और उन दिनों मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एज एन इंस्ट्रक्टर पोस्ट हुआ था। हाँ हाँ। पहले मैंने ट्रेनिंग करी थी, फिर उसी जगह मुझे एज इंस्ट्रक्टर भेजा गया। फौज में जो अफसर अच्छा करते हैं उनको इंस्ट्रक्टर की जॉब मिलती है। तो मैंने 3 बार इंस्ट्रक्टर की जॉब की है, एक एज ए कैप्टन देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 3 साल से भी ऊपर मैं इंस्ट्रक्टर रहा। और उसके बाद फिर मैं एज ए कर्नल इंस्ट्रक्टर रहा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, जहाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स के चुने हुए अफसर आते हैं जो कंपटीशन एग्जाम पास करके आते हैं वहाँ। और फिर लास्ट में मेरा जो फाइनल पोस्टिंग थी वो नेशनल डिफेंस कॉलेज में एज अ मेजर जनरल, और वहाँ हम पढ़ाते थे ब्रिगेडियर्स को 1 स्टार वालों को। ओके। तो ये 3 मेरी इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स रही हैं। 2 बार मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में रहा हूँ, जहाँ सीधा चीफ साहब वाइस चीफ साहब के नीचे हम सारी लड़ाई की प्लानिंग करते हैं एट द टॉप लेवल, वो भी मैंने देखा हुआ है। और फिर जैसे मैंने बताया मैं 71 में लड़ा हूँ, मैं पंजाब में लड़ा हूँ, मैं कारगिल की लड़ाई मैंने आपको सुनाई। और फिर मैं किश्तवाड़ में लड़ा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, वही किश्तवाड़ जो भदरवा के पहाड़ों में है, जो मेरे बचपन से देखता था। वहाँ मैं 2.5 साल लड़ा। और उसके पश्चात फिर मैं रजौरी पुंछ में एज अ मेजर जनरल, जहाँ अभी हादसा हुआ है, वहाँ पे मैं लड़ा था। कोई अगेन 1.5-2 साल के करीब वहाँ मैं लड़ा। तो मेरा तकरीबन आधा जीवन तो लड़ाई में है। 40 इयर्स आई थिंक आपने पूरा देश को सर्व किया। 37 इयर्स एज एन ऑफिसर, और अगर आप मेरी ट्रेनिंग शामिल करें तो 3 साल एनडीए में, तो 40, और 1 साल जो है आईएमए में, 41 ईयर हो गए मेरे बूट में हो गए। हाँ ठीक है। तो और हाँ, तो वापस उसी शादी पे आते हैं। घर में आप आर्मी में रहे, मेजर जनरल रहे, आपको लोग सुनने जो आते हैं वो भी आपसे कांपते हैं, दुश्मन भी कांपते हैं। घर पे किसकी चलती है? मैडम की। नहीं, वो फौज में जोक है। फौज में मजाक होता है कि अगर आप मेजर जनरल हैं तो आपकी वाइफ लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे होती है, बट दैट्स इन द लाइटर वेन। देखिए, सीधी बात तो ये है कि हम ज्यादा देर इकट्ठे रह नहीं सके, क्योंकि मेरी पोस्टिंग कभी कारगिल में, कभी किश्तवाड़ में, कभी रजौरी पुंछ में, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, कभी सिक्किम में। मैं भी ये पहाड़ों पे ही टंगा रह गया। वो बेचारी मैडम, आपका शौक भी तो पहाड़ों का था भी पहाड़ों का, वो भी पूरा हो गया बिल्कुल। और इतना कि शायद सोचूं पहाड़ पे चलते क्योंकि और तो ज्यादातर बेचारे फौजी जिंदगियां अलग रहती हैं, इन द सेंस मैडम बेचारी बच्चों के साथ सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर में, आप वहाँ लड़ाई में, वो लोग पूजा पाठ करते रहते थे। तो वो आपने फिल्में देखी आर्मी वाले जो गदर जो बनती हैं फिल्में, जैसे बॉर्डर थी, बॉर्डर आपने देखी थी? बहुत अच्छी फिल्म, बॉर्डर वाज अ वेरी गुड, है ना, वॉर फिल्म। दत्ता साहब ने बहुत अच्छा किया। अब जैसे मैं आपको बताया है कि अब मेरा बेटा वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन था। फिर वो सब छोड़ छाड़ के आया। जब मैं रिटायर हो गया तो मैं चाहता था कि थोड़ा इस देश में फौजी जज्बा लाना बहुत जरूरी है, इस देश में छात्र भाव जगाना बहुत जरूरी है। तो फिर उसने मेरे को हेल्प करने के लिए अपनी
लुक्रेटिव नौकरी जो थी मर्चेंट नेवी, वो फॉरेन शिप्स में जाता था, डॉलर में कमाता था। तो जब खूब कमाई का टाइम आया तो उसने छोड़ के मेरे साथ आ गया, बहुत मदद की, जो वो पैसे लाया उससे फिर हमने ये फिल्में बनाई। हमारे परमवीर चक्र विजेताओं पे, अशोक चक्र विजेताओं पे तो कोई 7 फिल्में बन चुकी हैं। एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह 47-48, ये देखने को कहाँ मिलेंगी? ये देखिए साहब चली थी एपिक चैनल पे। अच्छा। और फिर ये चली थी रिपब्लिक चैनल पे पिछले साल। अच्छा। एक पूरी सीरीज, शौर्य सीरीज चली। ओके। शौर्य सीरीज, और इसमें 7 चलाई थी। एक 47-48 के ऑपरेशन पे, फिर 62 मेजर शैतान सिंह के ऊपर, फिर 65 कर्नल तारापुर और हवलदार अब्दुल हमीद के ऊपर, और उसके पश्चात आप देखें हमने 71 की युद्ध के ऊपर 3 फिल्में चलाई, एक आर्मी पे, एक नेवी पे, एक एयरफोर्स पे, और फिर एक फिल्म थी कारगिल युद्ध के ऊपर, टर्निंग पॉइंट एट टोलोलिंग। ये सब 7 सीरीज चली थी हफ्ता दर हफ्ता, 7 हफ्तों के लिए रिपब्लिक चैनल पे, इंग्लिश हिंदी दोनों पे। और अभी वो बना रहे हैं मेरे बैचमेट 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र, जो कि मात्र 21 वर्ष की आयु पे शहीद हो गए थे, और मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। 5 दुश्मन के टैंक बर्बाद करके वो शहीद हुआ था। तो उसके ऊपर फिल्म बना रही है, जुलाई में वो रिलीज हो जाएगी। और उसके बाद बना रहे हैं महाराजा सवाई भवानी सिंह, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, महावीर चक्र, जिन्होंने 71 के युद्ध में दुश्मन के 120 किलोमीटर अंदर जाके छाछरों का रेड किया था 10 पैरा कमांडो के साथ। उस पे भी एक फिल्म काम शुरू हो गया। शोले देखी आपने? हाँ बिल्कुल। डायलॉग बोलिए कोई। जो शोले की साहब एक डायलॉग है जो हम अपने फौज में, अपनी पलटन में अपने जवानों को मैं बार बार सुनाता हूँ, जो डर गया सो मर गया, फौज में हिम्मत रखो, डरो मत, वो काम करो कि जिसको लोग समझे कि ये कभी करेगा नहीं। उस तरफ से हमला करो जहां लगे सबसे मैक्सिमम डर है, गो जहां डर है, जहां डर है वहीं जाओ, एंड यू विल लिव। भागोगे तो तुम मर जाओ, जिसने पीठ दिखाई वो बचा नहीं। आई नो आपके पास खाली वक्त बहुत ही कम होता है, खाली कहना भी बेकार है। जब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं उस टाइम में? किताबें पढ़ते हैं? वो मुझे पता है, लिखता भी हूँ। आपने कितनी 34 कितनी बुक्स लिखी है? 44 हो गई। 34 45 भी आ रही है, क्योंकि यही मेरा, देखिए आप पहाड़ों में जब जाएं तो आप इतनी एकांत पना होता है, या तो बहुत एक्शन होता है। फौज के 2 ही पहलू हैं। एक धाड़ गोले चला रहे हैं, बस समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा, और दूसरा ऐसी शांति कि आपने हिमालय पर्वत में जैसी शांति है वैसे कहीं देखी नहीं। तो साधु जीवन में बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते, या तो वो रम पीने लगते हैं, वो बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। आपने बुक्स लिखी हैं? तो मैं अपनी किताबें पढ़ता था, किताबें लिखता था। तो गाना गुनगुनाते हैं? चलिए वो फिर कभी, कभी अगले इंटरव्यू के लिए भी तो कुछ छोड़ो। चलिए, थैंक यू सर।